यस सर। चलिए वेलकम। आपके लिए स्टार्ट करेंगे आपके 11th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 जो आपके लिए मोशन इन स्ट्रेट लाइन के नाम से। दोबारा एक बार आपको जानकारी दे दूँ, द वेरी फर्स्ट चैप्टर विच इज़ द इंट्रोडक्शन दैट वाज डिस्कस्ड बाय मी इन ब्रीफ, उसको हम लोगों ने एक बार बहुत छोटे से में डिस्कस किया था बिकॉज इट कंटेन ओनली द definition of science, definition of physics, various scientists and various discoveries in the physics and obviously importance or role of the physics in society। एक जनरल इंट्रोडक्शन फिजिक्स का था तो हमने वैसे ही दे लिया था। मेन जो हमने कहा हमारा कंटेंट जहाँ से स्टार्ट होता है दैट इज़ द चैप्टर नंबर 2 विच इज़ यूनिट्स एंड मेजरमेंट। एंड ऑफ कोर्स कुछ लोगों को ऐसा लगा था काफ़ी लंबा चैप्टर है, तो कोई दिक्कत नहीं, लंबे तो लगते हैं, बड़े क्लास में बड़े बड़े चैप्टर है ना। सेकेंड चैप्टर हम लोगों ने एक मेजरमेंट यूनिट्स और डायमेंशन इन पार्ट्स के साथ ख़त्म किया है। जो लोग भी नए लोग जो आए हैं या पुराने भी किसी कारण से नहीं ले पाए उनके लिए मैंने सैंपल के तौर पे कुछ लिंक्स शेयर किए हैं। वो लिंक आपको जिस यूट्यूब चैनल पे ले जाएंगी उसमें आप देखेंगे सारे लेक्चर्स L1 L2 L3 टॉपिक वाइज एरर एनालिसिस डायमेंशनल एनालिसिस वगैरह के नाम से डले हुए हैं। नंबर नेक्स्ट चीज़ हम जाते हैं, आज हम जो स्टार्ट करेंगे आपके लिए एक टॉपिक आएगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ये काफ़ी बेसिक चैप्टर माना जाता है, बेसिक टॉपिक्स माने जाते हैं आपके आगे की फिज़िक्स के लिए। कायदे से कहा जाए फिज़िक्स के जो कंसेप्ट हैं वो यहीं से आपके स्टार्टअप हो रहे हैं और फिज़िक्स के कंसेप्ट अगर यहीं से स्टार्ट होते हैं। चलो वॉइस किसी को लो है तो इस माइक को थोड़ा और ऐसा कर देते हैं, लास्ट को ऐसे दे देते हैं ना। जो मैंने कहा अगर आप जाएंगे, अब तो वॉइस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को, ओके चलो मानो। वैसे तो बाकियों को आवाज़ आ रही होगी यार, थोड़ी थोड़ी, ऐसा नहीं होगा है ना। तो मैं जो बात कर रहा था मोशन से आपकी एग्जैक्टली फिजिक्स स्टार्ट होती है। फिजिक्स मैंने आपसे कहा था फिनोमेना ऑफ नेचुरल साइंस, इट इज़ अ नेचुरल साइंस। और नेचर में जो भी इवेंट है कहाँ से स्टार्ट होते हैं, डेफिनेटली आपने लास्ट ईयर लिविंग थिंग्स पढ़े थे 10th में। जो भी हम लिविंग थिंग्स का सबसे पहला क्राइटेरिया मान के चलते थे कि कोई भी लिविंग बीइंग कैसे आइडेंटिफाई हुआ, तो उनमें से एक सबसे सिंपल क्राइटेरिया आता था बाय द मोशन एंड लोकोमोशन। उसके बाद फिर आप पढ़ते थे कि बॉडीज़ विल रेस्पिरेट, न्यूट्रिशन होगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होंगे, एक्सक्रिएशन होगा। तो आपको समझ में आएगा मोशन जो है सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन है किसी भी जगह से स्टार्टिंग के लिए। मोशन जब आप स्टार्ट करने जाएंगे इस टॉपिक में कुछ बहुत सिंपल सी चीज़ें आएंगी, वो कुछ टर्न बाद आएंगी जो आपकी 10th की डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एटसेट्रा, ये हम लोग लास्ट टर्न पे मैंने इसका इंट्रो हल्का सा दिया था। हम जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं आप देखेंगे द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर इज़ द बेसिक डिफरेंशिएशन। एक्चुअली आपसे कहा जाए डिफरेंशियल कैलकुलस और द डिफरेंशिएशन इज़ ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, बट आपसे पहले भी कहा गया है फिजिक्स इज एन एग्जैक्ट साइंस बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस, मेजरमेंट्स एंड कैलकुलेशंस। मैकेनिक्स हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, बहुत एक कॉमन सा बहुत सिंपल सा एग्जांपल जो इवेंट सबको याद रहती है घटना, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की हम यहाँ चर्चा करेंगे। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जब न्यूटन से एक्सपेरिमेंट आता है कि न्यूटन के सिर पे एक सेब गिरा, तो क्या आपको ऐसा ध्यान है दैट इज़ एन एक्सपेरिमेंट। देयर आर द ऑब्जर्वेशंस, हाउ द एप्पल fallen, what is the speed, what is the height, what is the change in velocity, these are the measurements and further there are calculations. So that's why I have said as the physics is the exact science, it is not some hypothetical, it is an exact science based on the measurements, calculations, समझ में आ रहा है, on the experiments. That's why mathematics is required for expressing its phenomena in detail. और कुछ मैथमेटिकल पार्ट जैसे आपको याद होगा हम लोगों ने बिल्कुल शुरुआत में डिस्कस किए थे, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, बाइनोमियल थ्योरम एटसेट्रा। अब हम लोग कुछ नए मैथमेटिकल पार्ट्स की तरफ बढ़ते हैं, इनको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इसकी इंपॉर्टेंस मैं इससे बता देता हूँ कि इन मोस्ट ऑफ द फिजिक्स आपको डिफरेंशिएशन या कैलकुलस मेथड बराबर मिलते हुए जाएंगे ऑल ओवर इन 11th एंड ऑफ कोर्स इन 12th। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने लिए बेसिक डिफरेंशिएशन के। सबसे पहले मैं इसकी एक जनरल जानकारी स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर का आपको सिलेबस बता देना पसंद करूंगा। वी आर डीलिंग विद द यूनिट नंबर 2 विच इज हैज़ द नेम काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स मीन्स द साइंस ऑफ द मूविंग बॉडीज। Next one, it is the chapter 3rd of your textbook, motion in a straight line. The complete chapter has been divided by me in 4 or 5 number of topics, जिनको हम एक एक करके
कवर अप करते चलेंगे। ये सिलेबस आपका CBSE और सारे स्टेट बोर्ड्स से प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस है, क्योंकि तो सिलेबस सभी जगह सेम है, बट फॉर कन्वीनियंस मैंने क्या किया है, इसको 5 टॉपिक्स में डिवाइड किया। हमने ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, अब ये पढ़ने वाले हैं इस फॉर्म में। सबसे पहला आप देखेंगे, सबसे पहला जो आपको इसमें टॉपिक नज़र आएगा, एक इंटरेस्टिंग बात है, वो आपको वही नज़र आएगा जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। यानी पहला आपको नजर आता है द एलिमेंट्री कंसेप्ट्स ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन फॉर डिस्क्राइबिंग मोशन। सो हेयर टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द डिफरेंशिएशन। इन द नेक्स्ट future classes we will discuss about the uniform and non-uniform motion, average speed and instantaneous velocity, uniformly accelerated motion, velocity, time and position time graphs। कुछ लोगों ने 9th अच्छे से पढ़ा होगा, उन्हें याद होगा ग्राफिकल एनालिसिस आपकी 9th में भी थी। एंड ऑफ कोर्स रिलेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए जो आपके रिलेशन आते हैं वो आपको याद होगा v = ut, और इस टाइप से इक्वेशंस ऑफ मोशन आती थी। सो दीज आर द फोर्थ कमिंग टॉपिक्स। ठीक आए, अब हम अगली बात करते हैं। हम लोग जहाँ से स्टार्ट करेंगे, मैंने कहा हम स्टार्ट क्या करते हुए जाएंगे, डिफरेंशियल कैलकुलस। फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरी फर्स्ट पार्ट, पहले मैं इंट्रोडक्शन देना पसंद करूँगा। व्हाट इज़ द डिफरेंशियल कैलकुलस एंड वेयर इट इज़ यूज्ड। सवाल ये आता है कि मैं मैथमेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं, क्लास तो फिजिक्स की है, पर्टिकुलर हम कहते हैं कोई बायो वाला स्टूडेंट सोच भी सकता है बोले यार वो सब तो ठीक है, मैथमेटिक्स छोड़ के तो बेचारा मैं जैसे तैसे बायो में घुसा हो रही, कह रहे हैं मैथमेटिक्स ही पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट थोड़ी मैथमेटिक्स तो हमें रिक्वायर्ड है, कहाँ काम में आएगी। पहले मैं एप्लीकेशन के साथ स्टार्ट करता हूँ। ध्यान देखें, डिफरेंशियल कैलकुलस एक ऐसी ब्रांच है आपकी जो डील करती है विद द डिपेंडेंट क्वांटिटीज़। और कुछ मेरी बातें ध्यान से सुनते हैं ना, फिर हम डायरेक्ट सिलेबस पे कूदेंगे। मैंने कहा किस पे डिपेंड करती है, दैट डिपेंड्स ऑन द डिपेंडेंट क्वांटिटीज़। अच्छा, डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ से हमारा क्या मीनिंग होता है, जहाँ एक क्वांटिटी की वैल्यू दूसरे पर डिपेंड करती हो। और जब भी एक क्वांटिटी की वैल्यू डिपेंड करेगी दूसरे पर, यानी इट इज़ नॉट फिक्स, तो आपको याद होगा ऐसी चीज़ों को हम लास्ट क्लासेस में 2 नाम से पुकारते थे। एक होते थे कांस्टेंट और एक होते थे वेरिएबल। कोई मुझे बताएगा कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होते हैं? कांस्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, कांस्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। आप ऑफ कोर्स बिल्कुल सही है, एग्जैक्टली। और वेरिएबल कौन होते हैं? नहीं, ये तो महान बात तुमने बता दी। वेरिएबल अल्फ़ाबेट्स होते हैं। वेरिएबल्स आर डिनोटेड बाय अल्फ़ाबेट्स, वेरिएबल्स आर नॉट अल्फ़ाबेट्स, है ना। वेरिएबल्स एक्चुअली वो होते हैं, उसका नाम ही है वेरिएबल। वेरी माने तो मालूम है VARY, वेरी मतलब चेंज होना। वेरिएबल मीन्स विच कैन चेंज इट्स वैल्यू, ठीक है ना। और एक छोटा सा काम कीजिएगा, जब भी कोई जवाब दे तो आंसर देने बाद बेटा अपना माइक म्यूट कर लिया करो। समटाइम्स इट क्रिएट्स दी अननेसेसरी नॉइज ऑल्सो। तो बस जवाब दे के फुर्ती से वहीं कुट टच स्क्रीन है सब, है ना। आए बहुत ध्यान से सुने। मैंने कहा वेरिएबल्स वो कहलाएंगे द हुज वैल्यू चेंजेस, डिपेंड करती है कहाँ कैसे चेंज होगी। वेरिएबल्स पे जाओगे तो हमारे पास 2 टाइप के वेरिएबल होते हैं, ये भी आपको बताता हूँ, ध्यान देखना। कांस्टेंट तो क्या है, दीज आर द कांस्टेंट्स 2, 4 एंड 6, और ऑफ कोर्स 5 ऑल्सो। नहीं कोई कहेगा ओनली इवन नंबर्स, पाई इट इज़ अ कांस्टेंट। देन देयर आर द वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मीन्स ऑफ कोर्स XYZ से आप डिनोट करते हैं, बट रिमेंबर XYZ आर नॉट द वेरिएबल्स। वेरिएबल मीन्स होगा विच कैन चेंज इट्स वैल्यू, विच कैन होल्ड एनी असाइंड वैल्यू टू इट। अब इस बेसिस पे भी वेरिएबल मैंने कहा आप 2 टाइप के लेते हैं, और 2 टाइप के जो वेरिएबल लेते हैं इनमें से एक कहलाते हैं अपने लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरे कहलाते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। आप पूछेंगे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का मतलब क्या है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब आप उसे कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं, यू कैन असाइन एनी वैल्यू टू इट, चाहे जो रख दें, कोई दिक्कत नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है। डिपेंडेंट समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम लास्ट टर्न्स पे कुछ लोग जो हैं वो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ भी पढ़ चुके हैं। तो डिपेंडेंट समझ में आ रहा होगा हुज वैल्यू डिपेंड ऑन समथिंग एल्स, चेंज तो होगी बट विद रिस्पेक्ट टू सम अदर, किसी दूसरे के रिकॉर्डिंग। जैसे एक बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल दे देते हैं, मान के चलें y = x+2 हमने लिखा। बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, इट इज़ द वन ऑफ द सिंपलेस्ट लीनियर इक्वेशन फ्रॉम क्लास 7th और 6th। y = x+2
क्या आपका ध्यान जाता है दिस एक्स इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये अभी 10th में भी हमने कहा वो इक्वेशन सॉल्व करके आए थे, ध्यान है 3x + 2y बराबर दिस मच। उसमें आपने ध्यान दिया होगा जब आप टेबल बनाते हैं ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन सबने सॉल्व की नहीं पिछले साल की नहीं की नहीं है कि ऑनलाइन के मनोरंजन करते रहे तुम पिछले साल? सही से बताना ईमानदारी से, ग्राफिकल इक्वेशन सॉल्व की थी ना पहले दूसरे चैप्टर में ही है। तो ध्यान दिया था हम एक्स की वैल्यू कुछ भी रख लेते थे 1 2 3 4। द वैल्यू ऑफ एक्स कैन बी सिलेक्टेड एनी वन, एक्स 1 2 3 4 आप चाहे जो रखें, लेट इट बी 1, इट बी 2, इट बी 3, इट बी 4। ये कैसा वेरिएबल है? इंडिपेंडेंट। अब मेरा सवाल ये है क्या आपका y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है? नहीं है। बहुत सारों को समझ में आ गया होगा y इंडिपेंडेंट नहीं है, y की वैल्यू कुछ भी नहीं रख सकते। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन इफ x इज इक्वल्स टू 1 then y is equals to 3, that means the value of y depends on the value of x. if x is 2 then y is equals to 4 by 2 plus 2 तब दिख ही रहा होगा ना। हाँ क्या चीज? फिर से बोलो अमन, क्या क्या कह रहे? क्या कह रहे हो अमन? बोल दो, नहीं तो चैट सेक्शन में आए चैट में लिख दो क्या कह रहे हैं। नहीं तो चैट सेक्शन में लिख दो, मैं चेक कर लूँगा तुम क्या लिख रहे हो, सामने मेरे लैपटॉप रहता है ना। दूसरा मैंने कहा था इफ x इज इक्वल्स टू 3, अगर आप x इज इक्वल्स टू 3 लेते हैं देन वैल्यू ऑफ y आप कुछ भी असाइन नहीं कर सकते। ये आपकी कितनी आएगी? दैट विल बिकम 5 एंड y इज 5। योर वॉइस इज नॉट क्लियर। वॉइस बाकी सारे लोगों को क्लियरली आ रही है? यस सर। सभी को क्लियर आ रही है? ठीक है। तो अमन सिंह अपना नेटवर्क थोड़ा सा देखें या उसका इस्तेमाल करें, वो क्या कहलाते हैं, वो लीड या हेडफोन है ना। हाँ ये एक दिक्कत हो सकती है आपके साथ, ठीक है ना। चले जो भी कोई दिक्कत है। उसके अलावा एक दूसरी चीज़ है, रिकॉर्डिंग ऑफ दिस लेक्चर विल ऑल्सो बी अवेलेबल फॉर यू। बट ऑनलाइन क्लासेज आप लोग तो 10th में लेते रहे तो इतना तो थोड़ा सा ध्यान रखो, है ना। आए नेक्स्ट हम जाते हैं जो आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे हैं। तो मैंने कहा डिपेंडेंट भी समझ में आ गए, और ये जो वेरिएबल आपको नजर आया ये आपका कैसा आएगा? दैट वेरिएबल इज़ द डिपेंडेंट। अब एक सवाल आता है, जब हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल समझ लेते हैं तो फिर हम जानना क्या चाहते हैं। अभी मैं डायरेक्ट चल रहा हूँ, हम जानना क्या चाहते हैं, वाई वी आर गोइंग फॉर द डिफरेंशियल कैलकुलस। आखिरकार डिफरेंशियल कैलकुलस इनमें दिखाना क्या चाहता है? डिफरेंशियल कैलकुलस कुछ नहीं दिखाना चाहता। मैं आपको बजाय मैथमेटिक्स के एक सिंपल एग्जाम्पल भी लेके जाता हूँ। कभी आप में से किसी ने दुकान से शक्कर खरीदी है? यस सर। बढ़िया, बहुत सारे लोगों ने खरीदी होगी। क्या आप बता सकते हैं जो मोस्टली द पर्सन्स विच गो टू अ शॉपकीपर फॉर परचेजिंग सम सॉर्ट ऑफ शुगर, इन मोस्ट प्रोबेबल केसेस, ज़्यादातर केसेस में हर आदमी का पहला प्रश्न दुकानदार से क्या होता है? व्हाट इज़ द फर्स्ट कॉमन क्वेश्चन टू द शॉपकीपर? कितने रुपए किलो है? कितने रुपए किलो है? आप सही कह रहे हैं। क्या भाव दे रहे हैं शक्कर? अच्छा कुछ इनडायरेक्ट चलते हैं, कैसी चल रही है शक्कर? दुकानदार बोला भाई साहब कहाँ चल रही है? बोरे में रखिए, देखो एकदम स्टेट ऑफ रेस्ट में है। इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल्स टू 0 है ना। तुम लोग पढ़ लिख के जब दुकानदार बनोगे तो ऐसे ही आंसर आया करेंगे सही है ना। तो मैंने कहा अब हम जिस बात पे जा रहे हैं आप ध्यान देखें, एवरीवन इज इंटरेस्टेड इन द रेट ऑफ शुगर ऑफ कोर्स। आओ मैं इसी को हल्का सा एनालाइज कर देता हूँ तो ये समझ में आ जाएगा वाई वी आर टेकिंग द डिफरेंशिएशन। फिर हम इसके डिटेल पे जाएंगे, ठीक है ना। मैथमेटिकल डिटेल्स हम एक मिनट बाद लेंगे, पहले ये समझ में आए हम करना क्या चाहते हैं। रेट ऑफ शुगर की जब आदमी बात कर रहा है तो फॉर एग्जाम्पल लेट इट बी, इट इज़ नॉट द परफेक्ट, मैं मान लेता हूँ द रेट ऑफ शुगर इज़ 40 रुपीज़ पर kg। अभी मैंने मान लिया आपका शक्कर का रेट क्या है, चाहे 40 रख लो, चाहे कन्वीनियंस के लिए 50 रख लेना, ऐसी डिजिट रखते हैं मल्टीप्लाई डिवीजन में आसानी हो। 40 रुपीज़ पर kg इज़ द रेट ऑफ शुगर। व्हाट इज़ दिस इंडिकेटिंग? ये पहली चीज़ ये बताता है, ध्यान देखना, द किलोग्राम और एक रुपए, द मनी, यू हैव टू वेरिएबल्स,
किलोग्राम, ऑफ कोर्स रुपीज़, बोथ आर वेरिएबल, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। आप चाहें तो 2 किलो शक्कर लें, 3 किलो लें, 4 किलो लें, लेकिन आपने ध्यान दिया है वेट, इट इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी शक्कर की ज़रूरत है, 1 kg, 2 kg और 4 kg, दैट इज़ अवर वाई। सही है। और ऐसे ही ध्यान से देखें, या कुछ भी एक्स मान लो, जो भी आप मानना चाहें। और सिमिलरली द मनी, द रुपीज़, मनी या रुपीज़ आपको समझ में आएंगे, दीज आर द डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या मैं सही कह रहा हूँ? मनी डिपेंडेंट है। मनी किस पर डिपेंडेंट है वो दिख रहा होगा, ओवर द वैल्यूज़ ऑफ दिस, वो इस पर डिपेंडेंट है। कैसे? जो भी आप इस एक्स की वैल्यू रखेंगे, अगर आपने 1 किलो शक्कर ली है तो आप कितने रुपए देंगे? For 1 kg of sugar you have to pay 40 rupees. In case you are considering the value of x as 2 kg, तो ध्यान जाता है दैट इज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल y। ये जो आपका मनी है ये 80 हो जाएगा, और अकॉर्डिंग टू दिस होगा, यानी ये कैसा वेरिएबल है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब ध्यान से देखें, ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल शक्कर की दुकान में भी पाए जाते हैं। पहली बात तो ये समझ में आ गया है ना। अब सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही है माधव सिंह का, मनी इज़ डिपेंडेंट ऑन वेट ऑफ कोर्स। और हम निकाल क्या रहे होते हैं? व्हाट इज़ दैट 40 रुपीज़ पे पर केजी। ध्यान देखना, हम निकाल रहे होते हैं, बहुत ध्यान देखना, मैं यहाँ पर लिखूँगा, हम निकाल रहे होते हैं रेट ऑफ चेंज इन मनी, और मनी जो हमने मानी थी वाई। थोड़ा मैथमेटिकल लैंग्वेज लिख दी है पर समझ में आनी चाहिए। विद रिस्पेक्ट टू वेट यानी कि एक्स, और चेक कर लें, यही निकाल रहे हो तो हाउ द मनी विल चेंज विद रिस्पेक्ट टू द एक्स यानी कि वेट। अगर इफ द वेट इज इंक्रीज्ड बाय 1 kg, 2 kg, 3 kg, देन द मनी विल चेंज। और क्या रेट ऑफ चेंज होगा? रेट ऑफ चेंज होगा 40 रुपीज़ kg। फॉर 1 kg यू हैव टू पे 40 रुपीज़, 2 kg 80 रुपीज़ एंड सो ऑन, दैट कैन बी कैलकुलेटेड। वो कैलकुलेशन की आप इस टाइप की अब टेबल भी नहीं बनाते, हर आदमी उसको मन में कैलकुलेट कर लेता है, तो 10th में किया करते थे। लेकिन ये समझ में आ रहा होगा, ये रेट ऑफ चेंज बताता है। तो क्या ये मेरी बात समझ में आती है? हाँ या ना? इतना मुझे बताएं, क्या ये रेट ऑफ चेंज इन मनी विद रिस्पेक्ट टू वेट समझ में आ रहा है? हाँ या ना? और किसी भी आदमी को डाउट हो तो बिल्कुल। और फिर मैंने कहा इनिशियल फेज है, बिल्कुल फर्स्ट 30 मिनट्स ऑफ द डिफरेंशिएशन है, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंसेप्ट्स और अंडरस्टैंडिंग। इफ़ यू आर नॉट गेटिंग इट, प्लीज़ आप माइक अनम्यूट करके बोल दें, या हमने कहा चैट पे लिख दें, सर रिपीट कर दें, डाउट है, जो भी हो कुछ हो पूछ लें। क्यों मैंने फर्स्ट 30 मिनट है ये निकल जाते हैं, फिर बाद में डाउट। फिर जो लोग ऐसे बताते हैं सर पता है, मैंने कहा क्या? बोले वो आप तब डिफरेंशियल पढ़ा रहे थे, एक बार अपन शक्कर बेचने गए थे। मैंने कहा हाँ। बोले तब हमें समझ में नहीं आया था। मैंने बहुत बढ़िया, गुड, है ना? तो देखें, इज समवन देयर फॉर whom शुड आई रिपीट? किसी को कोई ऑब्जेक्शन? नहीं, ठीक। बस तुम्हें एक सेकंड के अंदर दोबारा दिखा देता हूँ। मैंने कहा था डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, वी हैव 2 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। नंबर 1, इफ़ यू आर एट ए शॉप, then in case of the sugar, the weight of sugar, it is an independent variable. You can purchase any amount, 1 kg, 2 kg, any value may be assigned to it, but the money paid by you is a dependent variable because it depends on the weight of the sugar. तो फिर हर आदमी, जो मैं पूछ रहा था, हर आदमी नेचुरल क्या जानना चाहता है? इट इज़ नॉट फिजिक्स, इट इज़ नॉट मैथ, इट इज़ द कॉमन थिंग। हर आदमी आलू खरीदने जाता है, कुछ भी खरीदने जाता है, सबसे पहले ये पूछता है व्हाट इज़ द रेट, क्या रेट दे रहे हो, एंड व्हाट इज़ दैट रेट इन टर्म्स ऑफ मैथ्स और फिजिक्स, दैट इज़ द रेट ऑफ चेंज इन वाई। अब वाई बोल देते हैं भैया विद रिस्पेक्ट टू एक्स या वेट या मनी। और क्या आपने ध्यान दिया, हमने लिखा था रुपीज़ अपॉन केजी, हमने लिखा था मनी अपॉन वेट। और इसलिए ध्यान देखना, जब भी रेट ऑफ चेंज लिखा जाएगा, सो पहले आप रुपीज़ अपॉन दिस लिख रहे थे, मैं मैथमेटिकल लिख देता हूँ, दैट इज़ रिटन एज वाई अपॉन एक्स। और यही वाई, यही अपने लिए कहलाता है जो रेट ऑफ चेंज आप निकाल रहे हैं, दैट इज़ नोन एज द डिफरेंशिएशन। दैट इज़ द वेरी फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंशिएशन इन द वेरी सिंपल पॉसिबल वर्ड्स। ये जो आप कर रहे थे, रेट ऑफ चेंज निकाल रहे थे दुकान पर जाकर,
ये आप रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हैं, भाव पूछ रहे हो, ये सस्ता शब्द है, थोड़ा लेवल पे आ जाओ। यू आर कैलकुलेटिंग द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ शुगर। आप शक्कर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जानने का प्रयास कर रहे थे। अब मेरी बात समझ में आती है, दैट इज द डिफरेंशिएशन। क्या है डिफरेंशिएशन? रेट ऑफ चेंज इन वाई, वॉट एवर मे बी द वाई, विद रिस्पेक्ट टू द वेट, और वेट किसी का भी हो सकता है, फ्रॉम पोटैटो टू द शुगर, जो आपको पसंद हो। और एक लास्ट कहानी, ये समझ में आता है, यही डिफरेंशिएशन कहलाएगा। एक छोटी चीज़ और बता देता हूँ, जब भी कभी हम जाएंगे आप कहेंगे y अपॉन एक्स, हम जिंदगी भर पढ़ते आए y डिवाइडेड बाई एक्स, वो बोले आज आप बता रहे हो डिफरेंशिएशन। कोई बात नहीं, इसके लिए हम एक सिंपल सा सिंबल अलॉट कर देते हैं, dy ओवर dx। अभी इसी पर डिटेल में जाऊँगा, मैथमेटिकल भी इसको समझाऊँगा। dy बाई dx दैट इज कॉल्ड द डिफरेंशिएशन। d स्टैंड्स फॉर द डिफरेंशिएशन या डिफरेंशियल कॉफिशिएंट, डेरिवेटिव, नंबर ऑफ नेम्स आर देयर, वो तो धीरे धीरे समझ में आने लगेंगे। एक मोटे तौर पे डिफरेंशियल का रफ मीनिंग समझ में आ जाता है कि अब हर आदमी को, जब भी कोई आदमी रेट ऑफ चेंज निकालना चाह रहा है किसी भी जगह पे, चाहे वो शक्कर की दुकान पे हो चाहे कहीं भी हो, वो आप ध्यान देखना वो डिफरेंशिएशन कर रहा है। एक मैं छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे देता हूँ। क्या किसी भी आदमी को वेलोसिटी की डेफिनेशन याद है? किसी भी आदमी को वेलोसिटी की डेफिनेशन याद हो तो फुर्ती से बताओ। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बढ़िया। यानी आप कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, सही कह रहा हूँ ना? ओके। और अगर आप ऐसा कहते हैं तो वेलोसिटी, मैं लिख देता हूँ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, बढ़िया, सही जवाब है आपका। वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट पर, दैट इज कॉल्ड पर, और यूनिट टाइम, यह ध्यान देखना आप इसे कहते थे रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या मैं सही हूँ, हाँ या ना? और अगर ऐसा है तो ध्यान से देखें, एक सिंपल ही चीज़, अभी मैं लिखता हूँ v इज इक्वल्स टू होता है x बाई टी, ये 9th या 10th है, v इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। नाउ वॉच सिंपली हियर, इस लाइन को ध्यान से देखना और इसको ध्यान से देखना। अभी मैं वेलोसिटी को थोड़ा लेवल पे ले आता हूँ, आपके लेवल पे मैं लिखूँगा वेलोसिटी होती है dx ओवर dt। आप कहेंगे dx ओवर dt मतलब, मैंने कहा अभी डिवाइड नहीं कर रहे, अब हम डिफरेंशिएशन में जा रहे हैं। एंड व्हाट इज़ डिफरेंशिएशन? जो मैंने पहले कहा था, रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। तो ज़रा ध्यान देखो, अब जो मैं डेफिनेशन दूंगा स्पीड की, अब मेरे लिए 11th में डेफिनेशन होगी रेट ऑफ चेंज इन या रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट आप कह सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वही x और वही t है, केवल हमने क्या किया है, वी हैव चेंज द लैंग्वेज ओनली। यही आप निकाल रहे थे, यही शक्करी दुकान में निकाल रहे थे 40 रुपीज़ पर kg, ये यहाँ निकाल रहे हैं 40 मीटर पर सेकंड। अभी भी वही है x बाई टी, बस अंतर इतना हो गया है, हमने लैंग्वेज हल्का सा चेंज किया है। तो ये डिफरेंशियल का मैंने आपको बेसिक मीनिंग बताया, और एक रफली आपके दिमाग में ये भी आइडिया आ गया कि हाँ, इसका मतलब डिफरेंशिएशन फिज़िक्स में कहीं ना कहीं घुस जाएगा। अब आए हम इस चर्चा को पहले थोड़ा सा मैथमेटिकल लेके चलते हैं। देखें ध्यान से, सबसे पहले जो मैं स्टार्टिंग करता हूँ वहीं से करता हूँ जहाँ मैं आपसे बात कर रहा था कि आपको बोर्ड बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है, ऐसा देखें। ये आपसे कहता है वेरिएबल, वेरिएबल्स कौन से होते हैं? अ क्वांटिटी विच टेक अप्स डिफरेंट वैल्यूज अंडर डिफरेंट सिचुएशंस इज कॉल्ड ए वेरिएबल। ऐसी चीज़ जो अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग कंडीशंस में डिफरेंट वैल्यूज़ ले लेती है, उसको आप किस नाम से जानते हैं? दैट इज़ नोन एज वेरिएबल। इसकी शीट मैंने आपको भेज दी है, इसलिए मुझे नोट कराने की अभी यहाँ कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको उस शीट में से प्रॉपर एक रजिस्टर बनाते हुए चले आइएगा। ये मत पूछिएगा क्या लिखना है, यू हैव टू राइट एवरीथिंग, क्योंकि इसमें से कुछ भी आप छोड़ेंगे नहीं, सब एब्स्ट्रैक्ट है तमाम सारी बुक्स का और इनका, ठीक है ना? तो कोई ये मत पूछना है इसमें क्या छोड़ना है। मैंने कहा तुम एक काम करो, शीट ही छोड़ दो। अब वेरिएबल मैंने आपको कितने टाइप के बताए थे, क्या आपको ये पहला वेरिएबल समझ में आता है? फर्स्ट वेरिएबल इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हाँ या ना? और दूसरा ये बताएं, सभी को हम बता दें, शीट मिल गई थी कि कोई रह गया ग्रुप में?
आ गई थी ना। कोई ऐसा हो कि एक्चुअली उसके बाद ज्वाइन हुआ हो, कभी कभी ऐसा हो जाता है, किसी को नहीं मिली हो तो मुझे बोलो बोलो। सर मुझे नहीं मिली। किसको, क्या नाम? जितेंद्र। जितेंद्र ग्रुप में एडेड हो? सर आज ही ज्वाइन हुआ हूँ। आज ही ज्वाइन हुए तो शीट मैंने आज ही डाली है, चेक करना, व्हाट्सएप पे दे देखना, पीडीएफ में शीट डली होगी। ओके सर। हाँ चेक कर लेना, नहीं हो फिर मुझे बताना, मैं रीसेंड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। हम अमन सिकरवार, ओके अमन सिकरवार, कोई दिक्कत नहीं, मुझे अभी मैसेज कर देना, मैं जितने लोगों को नहीं मिली होगी, मैं हो सकता है वो उसके बाद जो ज्वाइन हुई हो शीट डालने बाद, इट में भी क्या है, कई बार टाइमिंग के ग्रुप में दिक्कत आ जाती ना, तो मैं अभी भेज दूंगा। यही पूरा हम बता दें शीट के फॉर्म में, तो उसको आप आराम से घर पे नोट कर लेंगे। आए बहुत ध्यान से इधर देखें, मैंने कहा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, व्हाट आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एज वी आर डिस्कस्ड, वी हैव डिस्कस्ड। क्या डिस्कस किया था? ये थे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यही कह रहे थे ना, कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू आप नहीं ले सकते। तो ज़रा ध्यान से देखें क्या कहेगा, द वेरिएबल विच कैन टेक अप एनी वैल्यू असाइंड टू इट। जैसे मैंने कहा था आपकी 10th की इक्वेशन 3x + 2y = 7, आप एक टेबल बॉक्स वाली बनाते थे, x = 1 2 2 3 4 5 जो रख दो, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। बट द y विच इज़ x + y/2 या समथिंग एल्स, जो इक्वेशन से आ रहा है वो कैसा है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो अभी शक्कर और पैसे में हो रहा था। द वेरिएबल हुज वैल्यू डिपेंड अपॉन द वैल्यू टेकन अप बाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक ऐसा वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट वाले पे डिपेंड करता है। शक्कर का वेट और मनी, वेट इंडिपेंडेंट है, तुम 2 किलो खरीदो 6 किलो खरीदो, कोई दुकानदार नहीं रोकेगा, लेकिन पैसा डिपेंडेंट है, इट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। 2 किलो लोगे, द चार्ज विल बी समथिंग एल्स, if you are buying 4 kg the money will change or according to the weight, so that's why the variable whose value depend on the value taken up by an independent variable is called dependent। वही एग्जाम्पल है जो मैं इस्तेमाल कर रहा था, y = x + 2x 1 2 3 हो सकते हैं, y क्या होगा 3 4 5 ही होंगे। तो इसलिए x कैसा है ये बिल्कुल साफ समझ में आ रहा होगा, इंडिपेंडेंट, और y कैसा है, डिपेंडेंट। इज इट क्लियर टू ऑल और नॉट? यस सर। अरे बाकी भी तो हाँ ना बोल दिया करो यार, कुछ चैट में लिख दिया करो हाँ ना, पता चलता रहे सब जीवित हैं। बालकों और बालिकाओं, नहीं बोले कौन लिखे, ठीक है चलो चेतन ने लिख दिया यस सर, बढ़िया, ओके। अंकुर ने भी लिख दिया, प्रिंस का भी कहना है बढ़िया, ठीक है। दूसरा जो नए लोग जो आए उन्हें बताऊं, दिस मीटिंग विल एंड इन 7 to 8 मिनट, अचानक से एंड हो जाएगी, मेरे पढ़ाते पढ़ाते मुझे पता ही नहीं चलता, कई बार मैं इधर मुँह की होता हूँ। हम उसको रीज्वाइन करेंगे, 1 आध मिनट का गैप दे के फिर रीज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। आए दूसरे नंबर पे हम आते हैं, सेकंड वन इज़ द फंक्शन। अब एक मैथमेटिकल चीज़ आती है, व्हाट इज़ फंक्शन। फंक्शन कुछ नहीं होता, जो हम कह रहे थे इट डिपेंड्स ऑन दिस। अभी इसको मैथमेटिकल कैसे लिखें, जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं व्हेन 3 एडेड विद 2। अच्छा व्हेन 3 एडेड विद 2 ऐसे लिखोगे तो सुबह से शाम हो जाएगी, तो तुम कैसे लिखते हो? ऐसे ही ध्यान देखना, मैंने कहा आपका y, ध्यान देखें मैं लिखता हूँ आपका जो अभी चल रहे थे y डिपेंड्स ऑन x। अच्छा अभी ऐसे मत लिखो, ये बहुत लंबा मामला है, सिंपली राइट y = fx। अच्छा अभी से fx मत पढ़ना, इसका एक्चुअल नाम होता है, वो मैं बगल में लिख देता हूँ, ये कहलाता है फंक्शन ऑफ। इसलिए मैंने कहा था फर्स्ट 45-60 मिनट्स ऑफ द एनी टॉपिक, डिफरेंशियल हो कोई भी हो फिजिक्स में, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हम उनकी वोकेबुलरी डिस्कस करते हैं। फंक्शन मतलब क्या था, डिपेंडेंट मतलब क्या था, वेरिएबल मतलब क्या था। अब जो 2 टर्म बाद आएगा उसे ही नहीं समझ में आता, फंक्शन फंक्शन कौन सा फंक्शन। बोले कोरोना में तो सारे फंक्शन पे आजकल बैन लगा हुआ है, ये कौन सा फंक्शन करते रहते हैं बैठे बैठे, तो वो बेचारा कंफ्यूज रहता है, बोले फंक्शन मुझे बुलाते नहीं है, बाकी सब फंक्शन फंक्शन चिल्लाते हैं। इसलिए मैंने कहा वोकेबुलरी इन मिनट्स में आप ज़रूर सीख लें। क्या कह रहा है, वेरिएबल y डिपेंड्स ऑन वेरिएबल x सच दैट देयर एग्जिस्ट ए सिंगल डेफिनेट वैल्यू ऑफ y। कोई भी y आपके x पे ऐसे डिपेंड करता हो कि आपकी y की कैसी हो, एक डेफिनेट वैल्यू हो, और कब हो, विद रिस्पेक्ट टू x की वैल्यू के लिए, टू एनी गिवन वैल्यू ऑफ x। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो पिछला एग्जाम्पल था हमारा, हमने बहुत सिंपल इक्वेशन ली थी y = x + 2।
अगर आप x बराबर 1 रखते हैं टू एनी गिवन वैल्यू ऑफ x, x को मैंने वैल्यू दी 1, आप y की वैल्यू बताएं कितनी आएगी? पक्का? कुछ और आ सकती है क्या? कुछ और आ सकती है क्या? कभी सुबह दोपहर शाम सर्दी गर्मी के अकॉर्डिंग है? क्या बोले बेटा, दोबारा बोलो। x की वैल्यू आप चेंज करेंगे? नहीं, x की चेंज, अगर हमने कहा x1 है तो y, माई क्वेश्चन इज वेरी क्लियर एंड स्पेसिफिक। इफ x इज इक्वल्स टू 1 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? 3। देन इट इज 3, इट इज ऑलवेज 3, इट इज डेफिनेटली 3। कभी भी सर्दी गर्मी बरसात में ना तो 2.25 होगी और ना 3.25 होगी और ना 3.5 होगी। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, एनी गिवन वैल्यू ऑफ x, अगर x को आपने कोई भी गिवन वैल्यू दी है तो y की कैसी वैल्यू होनी चाहिए? एक डेफिनेट होनी चाहिए भैया। जैसे यहाँ तुम कह रहे हो 3, ठीक है, ना 1.25 ना 2.25 ना 3.5, 3 3 3, दैट्स ऑल। तो फिर आप इसे क्या कहते हैं? यही तो आप कहते हैं कि y डिपेंड्स ऑन x, y x पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन अब हम क्या कहेंगे? ये पुरानी बात हो गई, तो इसने कहा था वोकेबुलरी सीखते जाइएगा। अब हम कहेंगे फंक्शन ऑफ, और क्या आप कहते हैं वो मैं आपको शीट में दिखा देता हूँ। कोई कहे क्या कहते हैं, तो आप कहते हैं y इज़ ए फंक्शन ऑफ x। तो फंक्शन ऑफ x का मतलब समझ में आ जाता है, कैसे लिखोगे जो मैं यहाँ दिखा रहा था। आप कोई डाउट? और एक दो बार आपको पढ़ना पड़ेगा ताकि वोकेबुलरी आपको याद रहे, और बाकी हम तो इनका रोज़ इस्तेमाल करते हैं तो वैसे भी सुन सुन के याद हो जाती है बहुत सारे लोगों को, कोई दिक्कत नहीं। अब एक सवाल आता है, देन व्हाट इज़ द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट और डेरिवेटिव? आखिरकार डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या है? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं पहले एक काम करता हूँ, मैं आपको याद दिलाता हूँ। मैंने कहा था डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होता है, पहले मैं याद दिला दूँ, सिंपल वाला, क्योंकि सिंपल वाला पता हो तभी हम आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा था जो आप रेट ऑफ चेंज निकाल रहे होते हैं किसी भी y में, x के रिस्पेक्ट में, मनी हो, वेट हो, कुछ और हो, यही रेट ऑफ चेंज निकालना क्या कहलाता है? दैट इज़ नोन एज डिफरेंशिएशन। ठीक है, ओके, अभी तो है 4-5 मिनट, मैंने इसलिए रिपीट किया, मीटिंग एंड हो जाए तो दोबारा रीज्वाइन कर दीजिएगा, ठीक है ना, उसमें घबराइएगा नहीं। अभी आप वेलोसिटी ले रहे थे x/t, मैंने कहा था dx/dt, सिंबल चेंज किया था, मैंने कहा था रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जो आपका रेट ऑफ चेंज है, यही रेट ऑफ चेंज क्या कहलाता है? दैट इज़ नोन एज द डिफरेंशिएशन। ये मैंने पहले से आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया है। अभी मैं इसको आपके स्तर पे मैथमेटिकल लेके चलता हूँ, बहुत ध्यान से देखें। हम फंक्शन तक पहुँच गए थे, फंक्शन के बाद हम जाते हैं यहाँ पर। मान के चलें कि आपका कोई भी y, सिंपल लिखता हूँ, y डिपेंड्स ऑन x। अच्छा, x और y में समझ में आ रहा है ना, y डिपेंड्स ऑन x। जिन्हें कभी शंका हो जाए वो याद रखना। अपन शक्कर के एग्जाम्पल पे तुरंत चले जाएंगे। रुपए डिपेंड करते हैं वेट पर, ठीक है ना, ऐसे जल्दी कंपैरिजन हो जाता है। y डिपेंड्स ऑन x, ये तो पुरानी लैंग्वेज हो गई यार। अभी नई ताज़ा लैंग्वेज मैंने क्या कहा? मैंने कहा वोकेबुलरी थोड़ा स्टैंडर्ड करो। आप क्या कहेंगे? y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x। y क्या है? फंक्शन ऑफ x है। अभी मुझे एक बात बताओ, अगर आप 1 kg शुगर लेते हैं तो आप यू हैव टू पे 40 रुपीज़। अगर आप 1 kg और 100 ग्राम लेंगे तो क्या आपके रुपए बढ़ेंगे या सेम रहेंगे? बढ़ेंगे। मैं रिपीट कर देता हूँ, आपने 1 kg शुगर खरीदी है, आपको रुपए देने पड़ रहे हैं 40 रुपये, 40 रुपीज़। एंड इफ़ यू increase the weight of sugar by 100 gram, you are now buying 1 kg and 100 grams. Will you pay the same or the payment will increase? इंक्रीज होगा, बढ़िया। अगर आपको मालूम है तो एक छोटी सी बात बताते हैं, इसका मतलब आपको क्लियर है। इफ x इंक्रीजेज बाई डेल्टा x, हमने मान लिया जो आपका x वेट था इसलिए यहाँ लिख दिया ताकि आपको कंपैरिजन आसान रहे। x इंक्रीज हो गया, यानी x इंक्रीज हो गया तो यानी अब ये फंक्शन क्या हो जाएगा भाई, x और प्लस थोड़ा सा और। अच्छा, डेल्टा x लिखना उन्हें बहुत जल्दी समझ आएगा जो एरर्स पढ़ चुके हैं, क्योंकि नहीं आता एरर हम ऐसे ही लिखते थे 3 और प्लस माइनस डेल्टा x या डेल्टा a, डेल्टा b 0.1 कम या 0.1 ज़्यादा।
तो ये भी मैंने कहा जैसे जैसे आप पढ़ते हैं आपका डेवलपमेंट होता जाता है, कोई दिक्कत नहीं। जो वहाँ से नोटेशन देखते हुए आए उन्हें यहाँ पर क्लियर जल्दी होंगे, जो यहाँ से डेल्टा एक्स देख लेंगे उन्हें वहाँ जल्दी क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा एक्स आपका थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया और आप कंफर्म है कि आपका वाई जो है वो भी थोड़ा सा इंक्रीज़ होगा, ये तय है। यानी मैंने मान लिया वाई विल ऑल्सो इंक्रीज़। मैं क्या लिख रहा था, इफ़ एक्स इंक्रीजेज बाई डेल्टा एक्स देन वाई विल इंक्रीज़, ये कंफर्म है, ये आप खुद ही कह रहे हैं। और कितना इंक्रीज़ हो जाएगा, तो मैंने मान लिया वाई विल इंक्रीज़ बाई डेल्टा वाई। कोई इसमें शंका, हाँ ना मुझे बताएं। अगर नहीं तो एक छोटा सा काम कर देते हैं, इनको मैं कर देता हूँ सबट्रैक्ट ऑन सब्ट्रैक्टिंग। अच्छा सब्ट्रैक्शन डायरेक्ट कर लोगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ। 10th में वो क्या नाम कहलाता था मेथड, वो कौन सा था इक्वेशन वाला, वो एलिमिनेशन, वो आप कर चुके हैं, दैट कैन बी सॉल्व। जैसे आप करेंगे y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई, यानी इधर बचेगा आपका डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू, इस साइड आपका क्या चीज़ बचेगी, आपका बचेगा फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स माइनस फंक्शन ऑफ x। क्या ये मेरी बात समझ में आती है? अब एक छोटा सा काम करो, एक इतना सा नोट कर दो, क्योंकि मीटिंग एंड होने पे तुम इतना नोट कर दो, पहले रफ कॉपी में नोट कीजिएगा, बाकी मैंने कहा फेयर अलग बनाइएगा। ये तो रफ इसलिए है ताकि आपको एक बार मैथमेटिक्स है प्रैक्टिस, भैया मैथमेटिक्स प्रैक्टिस मांगती है, कोई ये मत कहना 2 बार नोट करना पड़ रहा है, कॉपी ख़राब हो जाती है, पापा पैसे नहीं देते, है ना। क्योंकि जिन जिन के पापा पैसे नहीं देते उनको मैं पढ़ाऊँगा नहीं, क्योंकि मेरी फीस नहीं देंगे। हाँ, इसलिए पहले इतना लिखो फुर्ती से रफ में, फिर आगे जाएंगे। लिख दें एक सेकंड में, ठीक है। अरे चलो अभी है मेरे पास एक लाइन, और ये भी लिख देना रेफरेंस के लिए रुपीज़ और वेट। एक्चुअली ये रफ में इसीलिए लिखते हैं, इससे क्या हमें समझ में आ जाता है कि हाँ रुपए डिपेंड कर देते वेट पे। कई बार क्या होता है एक्स वाई डेल्टा वाई, दिमाग ख़राब हो जाता है, पता नहीं क्या था, तो ध्यान आ जाता है नहीं नहीं कुछ कुछ अपने जैसे ही था। इतना लिख दिया सभी ने, सभी हो गए ओके। सब्ट्रैक्शन किसका किया है सर? अरे सब्ट्रैक्शन इक्वेशंस का, वो लिखना पड़ेगा क्या? चलो कोई बात नहीं, अपन एक काम करते ना, तो ओके अभी 10th वाले बैठे बेचारे ज़्यादातर, है ना, तो ऐसा लिख देता हूँ, क्या लिखूँ, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, पूरा सेंटेंस लिख देता हूँ। वैसे 11th में लिखते नहीं हैं, इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 ऐसा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। यही सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, 2 इक्वेशन दिख तो रही होंगी 1 और 2, इक्वेशन सब्ट्रैक्ट नहीं है। लिखा हुआ दिख जाएगा, और क्या कहेगा आपसे, अरे कहाँ गया बेचारा, ये रहा, और एक ये आपसे कहता है नाउ द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या कहलाता है? डिफरेंशिएशन कहलाता है, dy बाई डी एक्स से लेते हैं, और ध्यान रखेंगे डेल्टा एक्स कैसा होना चाहिए, टेंड्स टू 0। अब यहाँ तक आप लिखे हुए हैं, इस लाइन को एज इट इज़ यहाँ से नोट कर दें और आराम से पढ़ें। एक बार घर पे दोबारा पढ़िएगा, फिर मुझे अगले टर्न पे इससे डाउट पूछिएगा। 2 बार पढ़ेंगे, 90% संभावनाएं रहेंगी समझ में आएगा, और कोई चिंता नहीं, अगले टर्न में हम फिर से जिन्हें डाउट होगा फिर दोबारा एक बार एक्सप्लेन करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन दिस ना, द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, जो मैंने अंडरलाइन किया है, द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज कॉल्ड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, या फिर दूसरा नाम, सॉरी फॉर हो गया है, उसको और कर दीजिएगा, और फॉर को और करने का तरीका अपने पास है। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट और डेरिवेटिव, दैट इज अनदर नेम। लिख दें आराम से, जो अंडरलाइंड है उसको लिख दें फुर्ती से। ठीक है, आराम से चलें, कोई दिक्कत नहीं। एक बार पढ़ें, दोबारा घर पे पढ़ें, जो डाउट्स हो पूछें, क्योंकि बेटा 11th है और हर आदमी बता देगा 11th इतनी आसान नहीं है जितना हमने 10th पढ़ा था। और इसीलिए मैंने कहा
आराम से चलें, कोई बहुत जल्दी नहीं है, आराम से एक बार आप कर लें, लिख लें, इसको घर पे पढ़ें, कल फिर पूछें। वो चिंता मत कीजिएगा समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, वो तो कुछ भी कर लो, यही है। एनसीईआरटी उठा के देखोगे तो यही लिखा हुआ मिलेगा और हमसे ज़्यादा टफ लैंग्वेज में मिलेगा। इसलिए मैंने कहा आराम से पढ़ें। 11th है, फिर रिपीट कर देता हूँ। टॉपिक्स आर लिटिल बिट टफ, एंट्री लेवल थोड़ा सा अच्छा है, इतना आसान नहीं, मज़े से पढ़ें उसको, एक बार घर जाके दोबारा देखें एंड देन आस्क द डाउट्स ऑन द नेक्स्ट टर्न। बड़े आ रहा है पूछें, हम सारी चीज़ फिर बताएंगे। चलें, ये आपने बता दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और एक लाइन ये आप दिखा दीजिएगा चाहो तो, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स क्या कहलाता है, जब आप लेते हैं लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, तब ये कहलाती है आपके लिए डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। क्या आपने इतना दिखा दिया? जैसे दिखाएं मुझे बताइएगा। ठीक, बाकी लोगों ने लाइन नोट कर दी? कर दिया सभी ने? ठीक है, ओके। कोई रह तो नहीं गया? कोई रह तो नहीं गया बेटा? ओके, अब अगली बात पे चलते हैं। ये तो हमने एक बेसिक डिफरेंशिएशन सीख लिया। जब बेसिक डिफरेंशिएशन का मीनिंग सीख लिया तब हम अगली चीज़ पे जाते हैं। मैंने आपसे कहा था ये कहाँ लगेगा, फंक्शंस में, जहाँ एक चीज़ की वैल्यू दूसरी चीज़ पर डिपेंड कर रही होगी। जब डिपेंड कर रही होगी तो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ डिपेंड करती है? तो एक सिंपल सा फंक्शन आपने लिया था y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2, द वैल्यूज़ ऑफ y आर डिपेंडिंग ऑन x, x बराबर 1 2 3 रखोगे, y की अलग अलग वैल्यूज़ आएंगी। इट इज़ ए वन ऑफ द सिंपलेस्ट फंक्शन। अभी मैं कुछ और फंक्शंस की बात करता हूँ, ध्यान से इधर देखें। मैं एक बात करता हूँ आपसे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मैं आपसे कहता हूँ, ध्यान से देखें, साइन एक्स, क्या आपको याद है y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 था, तो हमने कहा था y डिपेंड्स ऑन x। अच्छा, y डिपेंड्स ऑन x, मैंने कहा था ये पुरानी लैंग्वेज है, हम लिखेंगे y इज इक्वल्स टू, इसका मतलब ये y डिपेंड्स ऑन x, तभी मैंने कहा था वोकेबुलरी है। धीरे 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 2-4 टर्न में अपने आराम से धीरे धीरे सीखते जाएंगे। एक बार मजे से घर पे जाके पढ़ेंगे, टर्म्स क्लियर हो जाएंगे वापस, क्योंकि दीज आर रिपीटेड बाय मी। कौन सा रिपीट कर दूं बताओ? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो मैं बता रहा हूँ, पहले ये देखो, y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x, समझ में आता है? अगर y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 है, द वैल्यूज ऑफ y आर डिपेंडिंग ऑन x, तो मैंने कहा था डिपेंडिंग ऑन x को आप लिखते हैं y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x। ये हमें याद आ जाता है। अगर ये याद आता है तो मैं एक छोटी चीज़ यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं लिखता हूँ साइन x। अब मुझे एक बात है, मैं आपसे कहता हूँ साइन x इज फंक्शन ऑफ x, ये मैथमेटिकल लैंग्वेज हो गई। साइन x इज फंक्शन ऑफ x का मीनिंग क्या है? मीनिंग जो हमें पता हो, क्योंकि उसके बिना हम ढेरों जगह अटकेंगे। इसका मतलब है साइन x इज ए फंक्शन ऑफ x का एक्चुअल सिंपल लैंग्वेज में मतलब है, तो मुझे बताएं क्या साइन x x पे डिपेंड करता है? ये बात सही है कि गलत है? वेदर दिस स्टेटमेंट इज राइट और रॉन्ग? राइट है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। कारण आप देख लें, x की वैल्यू चेंज करें, x आप रखें 30 डिग्री, आप रखें 45 डिग्री, आप रखें 60 डिग्री, क्या साइन x की वैल्यू इसके करस्पॉन्डिंगली चेंज होती हैं? Yes, sir. If you are changing the x as the 30, 45 or 60, whether the values of sin x are changing corresponding to it? If yes, अगर हाँ, sin 30 is 1 by 2, sin 45 is 1 by root 2 and sin 60 is root 3 by 2. If the values are changing corresponding or with respect to it, that means this statement is quite right, sin x depends on x। और इसका मतलब मैथमेटिकल ये भी निकलता है साइन x इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x। अब तो समझ में आ गया होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या कहलाते हैं। एक्चुअली ये एक नहीं 6 होते हैं, सीधे सीधे ध्यान आ गए होंगे। 6 कौन कौन से होते हैं? नहीं आ रहे? साइन, कॉस, टेन, यार, सेक, कोसेक, कॉट आ गए। अब मान के चलें, अब वापस आ जाए, साइन x डिपेंड्स ऑन x,
ऑन चेंजिंग द वैल्यूज ऑफ एक्स साइन एक्स इज चेंजिंग। शक्कर का वेट बढ़ाने पे शक्कर के रुपए कम ज़्यादा हो रहे थे, भाव पूछने चले गए तो साइन एक्स का भाव पूछो, क्या जानना चाहोगे? अरे मैं माइक बेटा म्यूट कर ले, अमन माइक म्यूट कर ले बेटा अपना। मैं जो बात कर रहा था, मैंने कहा था आप शक्कर का भाव पूछ रहे थे क्योंकि रुपीज़ ऑफ शुगर एंड वेट ऑफ शुगर दीज आर इंटरडिपेंडेंट। आज हमारे पास साइन एक्स डिपेंड्स ऑन एक्स, तो आप जानना चाहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ, क्या भाव चल रही है साइन एक्स, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज इन साइन एक्स। और मजेदार ट्रांसलेशन है, एक बार में नहीं सीख पाओगे। किसी को ऐसा लग रहा हो हम एक बार में बोले क्वाड्रेटिक इक्वेशन है फॉर्मूला रख के निकाल लेंगे, अभी जो चल रहा है वो इतनी आसानी से ये टर्मिनोलॉजी नहीं सीख पाओगे, टाइम लगेगा, एक बार घर पे रिपीट करना पड़ेगा। ध्यान देखो, फिर मैं बार बार बताऊंगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर हम इसको लिखना चाहते हैं तो देखें ज़रा, आप अपनी कॉपी में आप मैच कीजिएगा, मैं लिखता हूँ यहाँ पर, पहले आप अपनी कॉपी में देखें रेट ऑफ चेंज ऑफ साइन एक्स जब आप लिखेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा देखें क्या आपने ऐसे लिखा है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, यही है ना, ये वाई हो गया, ये एक्स हो गया। रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बताओ ऐसे ही लिखते आए हो, हाँ या ना? पलट लो पीछे, ऐसे ही लिखते आए हो। अब एक मज़ेदार बात बताता हूँ, ये आपका कैसा रेट ऑफ चेंज है? एवरेज रेट ऑफ चेंज है। अभी अपने को एवरेज रेट ऑफ चेंज नहीं चाहिए, इंस्टेंटेनियस चाहिए। तो इंस्टेंटेनियस हम कैसे लिखेंगे? डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, बिल्कुल छोटा। अब इतना कौन लिखेगा? दूसरा सवाल ये बना, इतना नहीं लिखना है तो इसके वो अपने पास शॉर्टकट है और वो आप लिखेंगे, सॉरी वाई लिख दिया मैंने, आप लिखेंगे क्या अब ये समझ में आता है? जो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ साइन एक्स है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, कायदे से हमें ऐसे लिखना चाहिए, बट इट इज़ अ वेरी लॉन्ग मैथमेटिकल स्टेटमेंट, दैट्स व्हाई इन शॉर्ट वी राइट डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स। फिर याद दिला दूँ, डी से डी कैंसिल मत कर देना, दीज आर द सिम्बॉल्स फॉर द डिफरेंशिएशन। और ये क्या लिखा है? दैट इज़ द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। 50 बार पढ़ूंगा ताकि आपको धीरे धीरे याद होना शुरू हो, और इसी को हम कहते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। क्या अब इतनी मेरी बात समझ में आ जाती है, हाँ है ना? मुझे बताएं, कहीं कोई दिक्कत नहीं? तो एक छोटा सा काम कर दें, एक आप जो है अपने लिए ऐसा लिख दें, ये दिखा दें रेट ऑफ चेंज ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको दिखा दो कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे और यही कहलाएगा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। इतनी जानकारी आपको इसलिए लिखा दी है ताकि आपको लैंग्वेज जो है वो मालूम हो जाए, इतनी जानकारी लिख दें फुर्ती से। राइट डाउन द स्टेटमेंट, दैट्स व्हाई द मीनिंग मस्ट बी क्लियर टू यू। अगेन एंड अगेन वी विल टेक इट many times, so this language, rate of change in this with respect to x, that will become clear, that will come in habit, वो habit में आ जाएगी, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ओके, हो गया सभी का? आए अब एक छोटी सी बात, सभी का हो गया ना सभी का? ठीक। अब एक अगली चीज़ आती है, क्या आपने ध्यान दिया है? शक्कर का रेट हमें सीधा पता होता है, व्हाट इज़ द रेट ऑफ शुगर? बोले ये है 40 रुपीज़ पर केजी, 50 रुपीज़ पर केजी। ऐसे हमारे पास कुछ रेट ऑफ चेंज स्टैंडर्ड दिए गए हैं, दीज आर कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्मूले फॉर डिफरेंशिएशन। अभी मैं सारे डिस्कस नहीं कर रहा, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले डिस्कस कर रहा हूँ। आप में से जो मैथमेटिक्स लिए हुए हैं उन्हें ये फॉर्मूले मैथमेटिक्स में प्रूफ भी कराए जाएंगे, तो अभी हम इनके प्रूफ पे हम नहीं जाएंगे क्योंकि हम फिज़िक्स में, वी आर नॉट इन मैथ्स,
वेयर वी हैव द बायो स्टूडेंट्स ऑल्सो विद अस। तो हमारा काम केवल कुछ फॉर्मूले देख लेना, आए कहाँ से, वो मैथमेटिक्स में अलग से आते हैं। स्टैंडर्ड फार्मूले में जो अभी मैं डिस्कस कर रहा था, मैंने कहा था भैया जब आपकी साइन एक्स जो है एक्स पर डिपेंड कर रही है तो इसका कुछ ना कुछ रेट ऑफ चेंज तो होगा। किस स्पीड से चेंज हो रही है साइन एक्स, ऐसे ध्यान देखना। क्या आपको ऐसा नजर आता है, ऐसे ही एक cos x का भी रेट ऑफ चेंज होगा, बिकॉज cos x डिपेंड अपॉन x, x चेंज करोगे cos x भी चेंज होता है, बदलता है। इट इज़ ए फंक्शन, मैथमेटिकल हम क्या कहेंगे, इट इज़ ए फंक्शन। फंक्शन है तो रेट ऑफ चेंज भी होना चाहिए, किस स्पीड पे बदल रहा है। एक और दिखा देता हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो आप कह रहे थे, मैंने कहा था ना देयर आर 6 फंक्शंस। अभी हम ऑल द 6 नहीं ले रहे, अभी चिंता ना करें। इनके रेट ऑफ चेंज जो है, जो मैं कह रहा था शक्कर का रेट आपके दुकान पे बाहर बोर्ड पे लगा होता है, ये स्टैंडर्ड रेट ऑफ चेंज थोड़ा सा याद रखिएगा। ये आपको दिया जाता है cos x, ये आपको दिया जाता है माइनस साइन x, और ये दिया जाता है सेक स्क्वायर x। बड़े मज़े से 3 फॉर्मूले नोट कर दें, स्टैंडर्ड फॉर्मूले। केवल 3 फॉर्मूले आज की डेट में लिख दें। डन सर। लिख दिए, ठीक है। और एक चौथा बता देता हूँ, कभी x रेज टू पावर n आए, n मतलब समझ रहे होंगे, x रेज टू पावर 2, 3, 4 वॉट एवर में बी, देन इट विल बी n x n माइनस 1, दैट इज द रेट ऑफ चेंज। और एक बता देता हूँ, log x का डिफरेंशियल होता है 1/x। और एक बता देता हूँ d/dx ऑफ एक्सपोनेंट e रेज टू पावर x का सेम रहता है e रेज टू पावर x। फॉर्मूला नंबर 4, 5, 6 लिख दें मज़े से, फिर अभी हम इनकी चर्चा करेंगे इन डिटेल 2 मिनट बाद। 6 फॉर्मूले नोट कर दें, फिर मैं यहाँ 3 तो कर ही दिए थे, 3 और कर दूँ। ठीक है, ओके। फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, आज की क्लास 10 मिनट्स हम ज़्यादा लेंगे। दैट्स वाई जैसे ही आपकी सेकंड मीटिंग एंड होगी, अभी हो जाएगी 6-7 मिनट में, प्लीज़ रीजॉइन द क्लास। वी विल टेक इट फर्दर फॉर 5 to 10 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट, बट फॉर 5 to 10 मिनट्स। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। तो अभी मीटिंग एंड हो तो दोबारा ज्वाइन कीजिएगा। आए 6 फॉर्मूले आपने लिख दिए, हाँ ना बताएं, लिख दिए सभी ने? ठीक है। जैसे आप 6 फॉर्मूले लिखते हैं, अब एक सवाल बनता है कि आखिरकार फिर हम डिफरेंशिएशन करेंगे कैसे। अच्छा, फॉर्मूलों के लिए घबराना नहीं। कोई पूछेगा अरे सर ये फॉर्मूले हमारे पास हम लिख नहीं पाए, कोई चिंता नहीं, तुम्हारे पास एक शीट है एंड शीट कंटेन फॉर्मूले, एक सेट ऑफ फॉर्मूले आपके पास भी हैं। मैंने आपको अभी ये 4-5 इसलिए लिखा है, मैंने सारे नहीं लिखा है, मैंने अभी आपको गिने चुने कुछ लिखा दिए हैं, कुछ इसलिए ताकि एक बार आपको हाथ से लिखने में प्रैक्टिस में आ जाए। ठीक है ना, शायद एक ये भी लिख दिया आपने, ऐसे ही 5-6 लिखें, देखते हैं। आए एक बहुत सिंपल सी चीज़ पे चलते हैं, तो हम बहुत आगे तक जाएंगे। आपके लिए एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन और एक मज़ेदार बात बताता हूँ। डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट जितना भयानक लग रहा था, पता नहीं क्या, रेट ऑफ चेंज यार, इसके क्वेश्चन बहुत इजी है। सुयश अग्रवाल है कि भाग गया, पहले ये देखो जरा। सर वो सर, अच्छा टिका है, ओके, वहाँ बायो वाला स्टूडेंट है, टिका है, अभी तक कोई चिंता नहीं है। एक छोटा सा क्वेश्चन लिख दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लिख दो जल्दी से, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, तुम्हारी शीट में है, y इज इक्वल्स टू दिस मच। तो अकेले सुयश को नहीं लिखना है, सबको लिखना है। नहीं कोई सोच रहा है अकेला सुयश लिखेगा, हम तो ऐसे ही बैठेंगे। राइट डाउन दिस क्वेश्चन, लिख दिया। डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अभी आपको डिफरेंशिएशन का मतलब मालूम है, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हमें निकालना है। अब नोटेशन अब आपको धीरे धीरे क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। यही था डिफरेंशिएशन ऑफ वाई। अच्छा, ये क्वेश्चन सबने नोट कर दिया, हाँ ना, मुझे बताओ। क्वेश्चन नोट कर दिया। अब आओ सॉल्यूशन देख लो ध्यान से। क्या करोगे, डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब होगा डी वाई डी एक्स ऑफ वाई। वाई बोलें तो 3 sin x प्लस 5 cos x। अच्छा मुझे जगह कम पड़ गई,
2 tan x, ठीक है, मैंने बगल में लिख दिया, आप उसको पूरा लिखिएगा, लिख दें इतना आराम से। लिख दिया, हाँ ना बताएं। यस सर। dy अपॉन dx, dy/dx ऑफ 3 sin x प्लस 5 cos x माइनस 2 tan x। और रिपीट कर देता हूँ, मीटिंग एंड होगी 5 मिनट बाद, रीज्वाइन कीजिएगा, 10 मिनट हम क्लास और लेंगे। ये देखें आपके पास फॉर्मूले जो अभी हमने 5-6 नोट कराए थे वो सामने लिखे हुए हैं ना सबके पास कॉपी में, देखो लिखे हैं ना। आओ तो देखो, ये क्वेश्चन है डिफरेंशियल का, भयानक डिफरेंशियल का भयानक क्वेश्चन। अब अपन इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, तो फॉर्मूले तुम बताते हुए चलना। आओ ज़रा बिल्कुल ध्यान से देखना, गलती नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये, मान के चलो। आओ निकालने की कोशिश करते हैं, देखेंगे इतने में निकलता है कि नहीं, है ना। आओ dy/dx अपने को डिफरेंशियल करना है, dy/dx इसका और इसका, 3 sin x, ये तो रहा 3। अच्छा dy/dx ऑफ sin x कितना होता है, ज़रा देख के बताना। cos x, ओके, ये आपने बिल्कुल सही बताया है, बाकी लोग भी पूरी निगाहें रखेंगे। अभी dy/dx ऑफ 5 cos x, तो 5 तो ये रहा, cos x का dy/dx कितना होता है, ज़रा देखो, माइनस sin x, तो प्लस माइनस माइनस कर लेता हूँ, ये हो गया sin x। और ज़रा आगे आओ, माइनस 2 tan x, ज़रा tan x का और देख लो लगे हाथों, sec स्क्वायर x, बढ़िया। और अब मैं बताता हूँ, इसके बाद लिख दो, हो गया। सर कुछ ज्यादा ही गया था। हाँ तभी मैंने कहा ध्यान से करो, निगाह मत हटाना, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है एकदम, समझो वर्ल्ड लेवल का, इससे तगड़ा हो नहीं सकता, तो मैंने कहा इसलिए ध्यान से करो। ऐसे ही होना है भैया, तुमने देखा नहीं फॉर्मूले रख दिए सीधे सीधे, करो जल्दी फटाक से। हाँ ठीक है, कर दिया, हाँ ना बताओ। इसको ट्राई करते हैं, चलो इसको ट्राई करता हूँ, देखना ध्यान से। इसमें से तुम्हारे पास एक ये वाला फॉर्मूला नहीं है, चिंता मत करना, तुम्हारी शीट में है, मैं पलट के शीट से दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। कंसेप्ट समझ में आ गया तो दिख जाएगा। अपने को dy/dx करना है, दिख रहा है सभी को बोर्ड, कितना होगा dy/dx ऑफ e⁻x प्लस 5 log x और प्लस थोड़ा उधर खिसका लेते हैं 2 sec x, ओके। कितना होगा ध्यान देखो, इसका फॉर्मूला तुम्हारे पास है, e⁻x का बताओ जल्दी से, e⁻x का e⁻x ही है, वेरी गुड। तो ये हो गया e⁻x प्लस 5 log x का देख के बताओ, 1/x, वेल डन। तो ये हो गया आपका चलो नहीं करना है तो ऐसे लिख देते हैं 5 इंटू, बाकी चाहो तो 5/x भी कर सकते हो, ठीक है ना, प्लस 2 sec x। अब इतना ही तो कहोगे sec x का सर अभी फॉर्मूला हमने नहीं लिखा, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी शीट में है। हाँ सही कह रहे हो, वो ये रहा, कौन सा वाला ढूंढना था, मैं भूल गया था गलती से, अपने को देखना था, अच्छा sec x का देखना था, ये रहा, वो जो आपके पास शीट है उसमें sec x का है, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी मैंने 4-5 इसलिए दिए, पहले 4-5 तो याद हो तब तो आगे बढ़ेंगे। ये फॉर्मूला है sec x tan x, इसकी जगह हम क्या क्या रख देंगे, तुम्हें समझ में आ गया होगा, पैटर्न एक ही है, इसकी जगह रख दिया जाएगा sec x डॉट tan x। अब किसी को कुछ बहुत टफ टाइप लग रहा है इस क्वेश्चन में तो मुझे बताओ। नहीं ठीक मैम, चलें कर दिया सुयश कि नहीं कर पाए? यस सर। ठीक है, चल एक और देखते हैं अब की बार, x⁻10। मीटिंग एंड हो जाए तो दोबारा रीज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्या करेंगे ध्यान देखना, dy/dx इज इक्वल्स टू कितना होगा, ये होगा, अरे dy/dx ऑफ x⁻10, यही होगा। ज़रा देखो, इज देयर एनी फॉर्मूला फॉर x⁻n? x⁻n का फॉर्मूला है क्या? x⁻n-1। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही, n x⁻n-1। अभी n की जगह है 10,
अभी n की जगह 10 है यार, उसमें ऐसा क्या सोचना। तो ये होंगे 10x। अच्छा ये पहला क्वेश्चन था इसलिए हमने 10-1 लिखा है। आगे जब हम करेंगे तो हम सीधा 10x9 लिख देते हैं, लेकिन वो हम तब लेंगे जब आपको फॉर्मूले थोड़ा सा प्रैक्टिसाइज्ड हो जाएंगे, ठीक है ना। सो द आंसर विल बी, और फिर मैंने कहा चूँकि टफ टाइप के क्वेश्चन है तो इसलिए आंसर भी लिखते चलो भैया, हो गया ख़त्म। अब समझ में आ रहे हैं कि बाहर हो गए? आ रहे हैं, बढ़िया, आ रहे हैं सर। ठीक है। और एक ट्राई करते हैं, अब की बार इसको देख लेते हैं, आराम से देखें। यही करोगे ना डिफरेंशियल के dy/dx। y की वैल्यू आपकी कितनी है, ये वैल्यू है 6x³ प्लस 2x² प्लस 4x और प्लस 5 है। आ जाओ, इस क्वेश्चन को भी मैं आराम से करता हूँ, फिर एक तुम्हें दूंगा, ज़रा देखें, मज़े से देखिएगा, मज़े लेते हुए। लंबा क्वेश्चन लग रहा है, बड़ा सा कुछ है नहीं उसमें। सबसे पहले देखें 6x³, ये रहा 6x³ x⁻n, अभी निकाल चुके हो, दिख रहा है x⁻n। मैं आपसे करता हूँ 6x³ है, 6 समझ में आ रहा है, ये x³ मतलब x⁻n। अच्छा n 10 भी हो सकता है भैया, 9 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। क्या होगा ध्यान देखना, दैट विल बी n x n-1। क्या हर आदमी को ये टर्म क्लियर है, हाँ है ना, मुझे बताएं। देख लें आराम से, nx n-1 सभी को क्लियर हो जाए, बढ़िया। आप जो आंसर दे रहे हैं बिल्कुल सही है, लगभग लगभग, छोटा सा करेक्शन है वो भी हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाए प्लस 2x² में 2 तो ये रहा, 2 ये वाला है, 2 जो है ये कौन सा है, वो ये वाला है, ठीक। क्यों ऐसा कर रहा हूँ दिख जाएगा। अब x⁻n क्या होगा, n, अब ये 2 इसका है इसलिए मैंने कहा था नहीं कोई कहता 2 कैसे हो गए, x⁻n nx दैट इज n-1 प्लस, नीचे इसलिए लिख दिया ताकि साफ दिखे आपको, 4x, x मीन्स x⁻1, ये मालूम है ना, तो ये हो गया 1 x⁻1-1, छोटी सी एरर कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। वो बचा ये 5 ध्यान से देखो, प्योर नंबर है, एक जनरल सेंस बताते हैं, 5 इज ए प्योर नंबर, इट इज़ ए कांस्टेंट, इसका रेट ऑफ चेंज होता ही नहीं है, 5 हमेशा 5 रहेगा, 5 थोड़ी बढ़ के 5.25 5.25 हो जाएगा, इसलिए इसका रेट ऑफ चेंज हमेशा होता है 0, किसी भी कांस्टेंट या नंबर का। और जब आप कहेंगे हम ऐसे कैसे मान लें, तो मैंने कहा मान लो, क्योंकि तुम्हारे फॉर्मूलों की लिस्ट में भी 10वें नंबर पे तुम्हें दिख जाएगा dy/dx ऑफ c बोले तो कांस्टेंट, ये कितना माना जाता है, 0। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट या रेट ऑफ चेंज इन कांस्टेंट क्या है, रेट ऑफ चेंज इन कांस्टेंट क्यों होगा, कांस्टेंट कहते ही उसे हैं जो चेंज नहीं होता। भैया कांस्टेंट कैसे कहते हो जो चेंज, हाँ बोलो क्या कह रहे, बोलो बोलो सर। आवाज नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही बेटा, किसको नहीं आ रही, आवाज़ आ रही है, और ऑडियो कोई बात नहीं, अभी ऑडियो सभी को आ रहा है, हाँ सर क्लियर है, क्लियर है, ठीक बेटा। नेटवर्क की प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है, दैट मे बी, है ना, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को क्लियर है, ओके। मैंने कहा dy/dx ऑफ कांस्टेंट आप कितना लेंगे, 0, और कांस्टेंट आप 0 लेंगे तो हम वापस अपने क्वेश्चन में पहुंचते हैं। अरे ये आपका मैंने 0। अब लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म ध्यान से देखें, डिफरेंशिएशन मैंने एंड कर दिया, ठीक है, माइक बड़ा म्यूट कर लिया करें अपना। लास्ट काम जो आपको है वो आपको वैसे ही मिल जाएगा, 6 3 जा 18, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, x की पावर 0 कोई मुझे बताएगा कितनी होती है, सर 1, x की पावर 0 सही कह रहे हैं, 1 होती है, इसलिए इसका होना ना होना बराबर हो गया, और बाकी 0 ऐड करने का कोई मतलब नहीं।
कर दें आराम से मज़े से। डन सर। हो गया, अब ये तो कर ही लोगे यार। 66 3 या 18 और 2 2 या 4, इसमें क्या था। बाकी इस जगह अटकते 1 - 1 तो बता दिया, और ज़्यादा है तो हमेशा की तरह बोले। सर हाँ बोले। सर एक बार और बता दो सर, ये समझ में नहीं आ रही। बताएं कहाँ पे समझ नहीं आया ऐसा, मुझे बताओ। पहले मैं एक सिंपल सा सवाल पूछूंगा। हाँ बोलिए। नहीं सर, जो फिफ्थ वाला है ना सर, वो वाला। हाँ यही वाला, ये नहीं आया ना। कहाँ से नहीं आया ऐसा, थोड़ा सा देखो। सर ये सर आपने सॉल्यूशन किया था, वहाँ से समझ में नहीं आया ठीक कि है, मतलब ओके। ये सिक्स कैसे आ गया। ठीक है ठीक है, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया था। हाँ सर, यहाँ तक कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया था हम लोगों ने। फॉर्मूला देखो कौन सा यूज़ किया है। सर फॉर्मूला यूज किया है सर, एक्स की पावर n-1। n-1, हाँ बिल्कुल सही कहना है। अब ध्यान से देखना, बाकी लोगों ने इसको नोट कर दिया है ना। चलो मैं इसमें कलर चेंज करता हूँ, इससे अपन काम करेंगे अब, है ना। थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। आए ध्यान देखें, ये 6x³ प्लस ये हुआ आए, यहाँ नजर आ रहा होगा। ये 6 तो एज इट इज़ है, 6 तो अपनी जगह है ही, 6 का तो कुछ होना नहीं था। x³ x रेज टू पावर n, और x रेज टू पावर n को आपने क्या किया, आपने रखा n x, इसलिए मैंने फॉर्मूला पूछा। फॉर्मूला ध्यान है n-1। अब देखो ध्यान से, आया। देखो समझ में आ गया। जैसे आप 6 तो कॉफिशिएंट पहले ही से x रेज टू पावर n है। अब ध्यान देखो, ये 2 तो यही वाला है। अब x रेज टू पावर n फिर से है, सो इट इज x रेज टू पावर n मीन्स n x n-1। फाइनली तीसरा स्टेप चले आए 4x। अच्छा, चूंकि आप 11th में 10th से आए तो ये मालूम है कि x का मतलब x रेज टू पावर 1 है, सो इट इज 4, दैट 4 x रेज टू पावर 1, सो हियर इट इज n इज इक्वल्स टू 1, सो n x n-1। और बाकी मैंने कहा था कांस्टेंट में रेट ऑफ चेंज नहीं होता, कांस्टेंट होता ही वही है, जो चेंज नहीं होता वही तो कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट का चेंज क्या होगा, और मैंने कहा बाकी फॉर्मूला भी है, ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं। अब कर दें आराम से। अब कोई डाउट हो और किसी को तो पूछें, अच्छी बात है, डाउट पूछिएगा बिल्कुल। आप पूछेंगे तो मैं इनको बिल्कुल बताता हूँ, सही है। किसी को कोई दिक्कत हो तो फुर्ती से पूछें। हाँ सर, सब क्लियर हो गया सर। ठीक, बस तो मैंने कहा था 5-10 मिनट क्लास लेंगे। एक क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, ये ज़रा मुझे करके बताएं 1 मिनट के अंदर। ax² + bx + c, बस इसी साथ में क्लास एंड कर दूंगा आपकी। दैट इज़ द फाइनल क्वेश्चन फॉर यू। अभी फुर्ती से करके मुझे इसका आंसर बताएं। कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? सर 2ax + b + 0। 2ax + b + 0 सही है। तो बस तो जीरो हटा दो, जीरो बेचारे कहाँ, जीरो कहाँ खींचे चल रहे हो। 2a + bx। ठीक नहीं, bx नहीं होगा, ध्यान से देखो। है ना, ठीक है। चले बताएं, वंदना आ गया आपका। तृप्ति, और कौन है? राज सिंह कुशवाहा। जो पूछ रहा हूँ देखो आए कि नहीं आए। प्रिंस कुमार सिंह और जितेंद्र गुप्ता। यस सर, मुझे आ गया सर। आ गया सभी का। बाकी लोग बताएं, आ रहा है कि नहीं आ रहा।
और कौन मौजूद है? अच्छा चलो, किसको नहीं आया फुर्ती से पूछो, किसी एक आध को नहीं आया हो तो जल्दी से पूछो। सर नहीं है। नहीं आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। किसको नहीं आया बताओ? किसको नहीं आया था नाम बताएं, मैं आपसे डिस्कस करूंगा पर्सनली, कोई दिक्कत नहीं। अरे जल्दी से नाम दो। प्रिंस नहीं आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया, एक साधारण चीज़ पूछूंगा, ax² प्लस bx प्लस सी। बढ़िया, ये आपने कहीं देखा है? ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी और a b और c आपके जो है तृप्ति 2x प्लस बी। बढ़िया, वेल डन। ये आपके होते थे a b एंड c कोएफिशिएंट होते थे, ये तो याद है क्या? हाँ या ना बताएं, बोलो प्रिंस सिंह। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म तो याद है। अब आप अगर इसको डिवाइड एक्स करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे? आप, अब मैं डायरेक्ट y नहीं लिख रहा, सीधा इसी को लिख देता हूँ, है ना। ये रहा आपका ax² प्लस आपका bx और प्लस c, और जो आप करने जाएंगे ज़रा देखें ध्यान से, कोएफिशिएंट a। ये आप ध्यान देखो, ये यही वाला क्वेश्चन है और एक्चुअली ये तो ज़्यादा टफ था। क्यूब यू से लेके 4 स्टेप थे, इसमें तो 2 ही रह गए। x रेज टू पावर 2, x रेज टू पावर 2 पर जब आप जाएंगे तो फिर वही फॉर्मूला x रेज टू पावर n, और अब ये फॉर्मूला बिल्कुल याद हो, कितना का आएगा? nx। क्या सभी ने ऐसा ही किया है? देखें। देन नेक्स्ट कोएफिशिएंट, आपका अगला कोएफिशिएंट कौन है? अगला कोएफिशिएंट है आपका b। फिर आपके पास क्या है, ज़रा ध्यान देखें, x रेज टू पावर 1, और x रेज टू पावर 1 है, सो इट विल बी 1x 1 minus 1 because you are using the same formula. And finally the constant का कितना होगा? कांस्टेंट का डिफरेंशियल कितना रखूं, जल्दी बताओ कोई? 0 रख दो, बस हो गया क्वेश्चन। देखो ध्यान से, तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। कितना बचेगा? ये आपका रह जाएगा 2a, ये रहेगा x प्लस b, क्योंकि आपको मालूम है x रेज टू पावर 0 1 है, और 0 का ऐड करना ना करना क्या है, ख़त्म हो गया। आप देखें, आप कोई डाउट हो तो मुझे बताएं। ठीक, नो डाउट हो जाएंगे। अब आराम से, मैंने कहा जितना करा दिया है उसने को एक बार घर पर रिवाइज करें, बिकॉज इट इज़ न्यू मैथमेटिकल टॉपिक फॉर यू। कोई होमवर्क अभी मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, कुछ और क्वेश्चंस मैं पहले अपने साथ रिपीट करूँगा, फिर आपको होमवर्क पे जाऊँगा। अभी जितना आपको दिया है इसी को आप आराम से एक बार रिपीट करें। वह जो भी उसके टर्म्स हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या होता है, फंक्शन मतलब क्या होता है, डेल्टा एक्स मतलब क्या है, एक दो बार रिपीट करके इनको बोलने में ले लें। कि हम कभी कहें फंक्शन ऑफ एक्स, तो आप ये नहीं सोचें क्या फंक्शन ऑफ एक्स, मैंने कहा डेल्टा एक्स, बोले क्या डेल्टा, कहाँ है डेल्टा। एक बार आप इसको आराम से घर पे पढ़ें। आपका होमवर्क यही है कि जितना मैंने पढ़ाया है PDF शीट्स आपके पास हैं, जो बाद में ग्रुप में ज्वाइन हुए हैं, भेजने के बाद मुझे बता देना, उनको मैं सेंड कर दूँगा, ग्रुप में भी मैं दोबारा डाल दूँगा, कोई दिक्कत नहीं। उसको इतना पार्ट एक बार पढ़ें। नेक्स्ट टर्न पे हम इसी के आगे एक बार क्विक रिवाइज करके, या कोई डाउट होंगे तो उनको लेके फिर दोबारा हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। एंड आई होप इसके बाद आप रिकवर करना शुरू हो जाएंगे बड़े मज़े से। ठीक, और कभी किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बताएं। कोई क्वेरी, कोई डाउट? नहीं, चलें तो आज के लिए हम लोग यहीं विराम लेते हैं। ठीक, गुड नाइट।